नमस्ते शिक्षार्थी। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से ऊंची उड़ान में। और जैसा कि हम लोग सेट प्रैक्टिस शुरू किए थे, तो उसी सेट प्रैक्टिस का जो है हम लोग अगला कड़ी लेकर के आपके लिए हाजिर हैं। आपको पता होगा कि आज यानी 12 तारीख को, सॉरी 14 तारीख को सेट नंबर 27 बिहार के लगभग लगभग 7 जगह पर ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो उसी का जो है यह सेट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन जो है वो आपको हम लेकर के आए हैं। तो हम 3 टीम, आपको पता ही होगा, जिसमें से हम आपको पॉलिटी का सेक्शन, ज्योग्राफी का सेक्शन और करंट का क्वेश्चन प्लस जो है उसी वाले सर आपको आदित्य सर प्लस इकोनॉमिक्स को लेकर के कमलेश सर जो है वो आपको क्या नाम है, आपको साइंस और प्लस मैथ का पोर्शन। पिछले वाले में थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा करेक्शन हो गया था, उसके लिए मतलब बताने में थोड़ा सा वो दिक्कत हुआ था, आपको पता चली गया होगा। एक 20 नंबर का क्वेश्चन जो था उसका बी होगा, और जिसमें से आपको ये ऑप्शन दिया था कि रैंकिंग वाला एक क्वेश्चन था जिसमें 129 होगा भारत का, और जो नदी था कैल नदी जो था वो कहाँ से मिलती है, वो तक उत्तरी जो है वो आपको भाग हो जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, के लिए माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए, आज का हमारा क्या सीरीज है उसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए ऐसा फॉर्मेट ला दिए इसलिए ताकि बच्चे का कंप्लेन था कि सर दिखता नहीं है, क्वेश्चन वही है, ए टू जेड क्वेश्चन, बस आपको समझाने में हमें आसान हो सके, इसके लिए हमने ये सीरीज आपके लिए लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी हमारा यहाँ पर था कि पहला, विकास पुरुष नाम के जो लेखक है वो कौन है? नीतीश कुमार जवान, अवधेश नारायण, नंदकिशोर यादव, मुरली मनोहर यादव। ये जो है मुरली मनोहर श्रीवास्तव, इन्होंने नीतीश कुमार पर जो है उन्हें लिखा है, जो उसे विकास पुरुष के नाम से भी पता होगा, उन्हें जाना जाता है, तो उन पे ही आधारित है। दूसरा क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये थोड़ा और आपको कल फॉन्ट बड़ा मिल जाएगा, थोड़ा और आपको दिखने में अच्छा होगा। आज पर फिर थोड़ा सा हम लोग उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बेहतर होते जाए। 14 तारीख का ये टेस्ट था, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा। तो 71वें फिल्म पुरस्कार 2023 में शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? ये फिल्म कौन सा है? जवान है। आपको पता होगा संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया शाहरुख खान के साथ साथ जो क्या नाम है, विक्रांत मेसी ने भी ये, जो विक्रांत मेसी हैं उन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया, संयुक्त रूप से ये मिला उन्हें। 12th फेल के लिए दिया गया था, पता होगा सबको। और प्लस जो है आपको पीछे जाएंगे तो आपको पता होगा कि यही जो है रानी मुखर्जी को जो है बेस्ट, आप कह सकते हैं कि एक्ट्रेस का अवार्ड। और जो बेस्ट फिल्म था वो कटहल द जैक फ्रूट्स, आप जो पढ़ेंगे मिस्ट्री ऑफ जैक फ्रूट्स करके एक मूवी है, उस पर वो आधारित था, तो वो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। अगले क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने के 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया किनको? नितिन गडकरी को। याद रखिएगा, नितिन गडकरी को 1 अगस्त 2025 को इन्हें सम्मान से दिया गया। आपको पता होगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि जो हमारे देश में लोकमान्य तिलक है उनके नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया किन्हों? श्री प्रत्यय अमृत को जो है इन्हें क्या किया गया? मुख्य सचिव के तौर पे नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, 15वें वित्त आयोग चक्र यानी 2021-22 से 25-26 के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लाया गया। पता होगा आपको, किसान संपदा योजना के तहत कुल कितनी राशियों का परिव्यय स्वीकृत? ये कितना हो जाएगा टोटल? आपको 62,6520 करोड़ जो है किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों के डेवलपमेंट के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये किसान संपदा योजना लाया गया, जिसके तहत जो है वह किसानों को राशि बांटी जाती है। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज, याद रखिए ये नीलगिरी श्रेणी है जहाजों का, जैसे तीसरा जहाज जो है प्रोजेक्ट 17 है, और गार्डन रिच शिप वर्ल्ड्स ये कंपनी है जो बनाई थी, है ना, ये दोनों ने मिल करके जो इस श्रेणी का जो जहाज बनाया है, ठीक है, ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो ये पूछ रहा है कहाँ पर सौंपा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोलकाता में सौंपा गया। कहाँ पे सौंपा गया था? कोलकाता में सौंपा, याद रखिएगा। ये जो है कोलकाता में, ये जुलाई कहा जाता है कि जुलाई 2025 के आसपास में क्या किया गया? ये सौंपा गया था। तो ये क्या नाम है, कोलकाता में नौसेना को सौंपा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ से, हाल ही में एक नया ब्लड ग्रुप आया है, देखने को मिला, एक नया ब्लड ग्रुप देखने को मिला है। तो वो पूछ रहा है कि नया ब्लड ग्रुप किस राज्य की महिलाओं में पाया गया है? तो ये ब्लड ग्रुप वो कर्नाटक की एक महिलाओं में पाया गया। कर्नाटक की एक महिला है जो कि कोलार डिस्ट्रिक्ट से है, कोलार डिस्ट्रिक्ट से है, वहीं पर जो है एक अलग से ब्लड ग्रुप पाया गया है। ठीक है, कर्नाटक से सीतारमैया जो है, आपको पता होगा सीतारमैया जो है वहाँ के क्या नाम है आपको, सिद्धार्थ सीतारमैया जो है वो सीएम है। और अगर हम यहाँ के गवर्नर का बात कर लें, गवर्नर आप सभी
जानते होंगे, तो तत्स्वंद सदानंद तत्स्वंद तत्स्वंद करके कुछ है तो उसका कहते हैं तवर तवर चंद तवर चंद तवर चंद गहलोत। हाँ ये तवर चंद्र गहलोत, तवर चंद्र गहलोत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सिंधु नदी जल संरक्षण के लिए 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस, तो सफाई आंदोलन दिवस ये कहाँ लाया गया? लद्दाख में लाया गया। याद रखिए कहाँ पे लाया गया? लद्दाख में। जो लद्दाख हमारा है भारत का सबसे उत्तरी भाग, जो पहले पता होगा कि ये पहले जम्मू कश्मीर का भाग था, और ये जम्मू कश्मीर 2019 में इसे क्या कर दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू और एक लद्दाख। तो वहीं पर क्या हो गया कि सिंधु नदी जल संरक्षण के लिए 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस जो है, क्योंकि सिंधु नदी को साफ करने के लिए ये योजना बनाई गई, क्योंकि सिंधु नदी का भी जो जल जो है वो बहुत प्रदूषित हो चुकी है, तो उसको सफाई करने को लेकर के कहाँ पे? तो लद्दाख में ये योजनाओं को लाया गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर 1 मिनट के लिए बात करें कि योजना ये कब से लागू है, तो ये 12 अगस्त के आसपास से लागू हुआ है, और कविंदर गुप्ता जो है यहाँ के कविंदर गुप्ता जो है वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, केंद्र शासित प्रदेश में आपको पता होगा, है ना, कविंदर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ही है ना? हाँ, 1 मिनट। 8 का क्वेश्चन हो गया, 8 का हो गया, 7 का हो गया। चलिए 8 7 तक कोई दिक्कत नहीं है किसको। चलिए 8 का क्लियर हो गया। 9 की तरफ चलिए। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया? आई होप आपको दिख पा रहा होगा। चलिए, तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत, ऐसे तो कई जगहों पर आपको 3 मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 राज्यों में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, यानी इसमें अगर आप बात करेंगे तो आपको हरियाणा हो जाता है, अपना जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है वो भी इसमें आ जाए, याद रखिए। हरियाणा के साथ साथ आप यहीं पे कर लीजिए, क्या दिल्ली कर लीजिए। इसके अलावा आप क्या कर लीजिए, यहीं पर आप गुजरात कर लीजिए, यहीं पे आप क्या कर लीजिए, राजस्थान कर लीजिए। कुल मिलाकर के जो है इसके टोटल 29 जिला को शामिल किया गया है, और इसमें 29 जिला में ये प्रोजेक्ट लाया गया है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। यानी अरावली नदी, अरावली जो रेंज है उसके समानांतर जितने भी क्षेत्र हैं उसको ये शामिल किया गया, ताकि यहाँ पर जो है पर्यावरण से संबंधित कार्य किया जा सके। तो इस उद्देश्य से टोटल 4 राज्यों में काम शुरू किया गया है। तो आपको दिमाग में ये बात बैठा लेना है। सबसे अधिक जिला जो है वो राजस्थान से लिया गया, 19 जिला राजस्थान से लिया गया। नेक्स्ट, सेपक टकरा विश्व कप 2025 पुरुष में रेगू इवेंट हुआ। एक रेगू गेम होता है, पता ही होगा आप सबों को, जो फाइनल में किस देश ने जापान को हरा करके पहला गोल्ड मेडल, तो ये भारत ने ही क्या किया है, ये गोल्ड मेडल जीता है। 20 से 25 मार्च, याद रखेगा, 20 से 25 मार्च 2025 को जो है ये आयोजित हुआ था पटना के पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में। जो पाटलिपुत्रा जो है उसी कॉम्प्लेक्स में ये आयोजित किया गया था। इसी आयोजन के तहत जो है भारत ने क्या किया, कि रेगू टीम जो है वो किसको, जापान को हराया था। आई होप इसका भी आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसी साइड कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन साइड बढ़ाने में हमको आसानी हो। चलो, किस राज्य सरकार द्वारा पहली बार ड्रग, याद रखिएगा, ड्रग जनगणना कराई? ड्रग जनगणना मतलब कितने लोग ड्रग्स एडिक्टेड हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, इस आधार पर किस राज्य में घोषणा किया गया था? आपको पता होगा कि एक राज्य है पंजाब, जहाँ पर ये समस्या बहुत ज़्यादा बना हुआ है। पंजाब में ये, जहाँ भगवंत मान जो है, आपको पता होगा भगवंत मान जो है वहाँ के सीएम है, और गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया जो है वो यहाँ के क्या है, आपको पता होगा गवर्नर है। और यहीं पर जो है ये योजनाएं लाई गई कि क्या किया जाएगा, ड्रग जनगणना कराया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो पा रहा होगा, देख पा रहा होगा सबको। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे चलते हैं। हाल ही में चर्चित फिल्म संतोष के निर्देशक, ये एक महिलाओं पर आधारित मूवी, जो कहा जाता है कि इसके डायरेक्टर जो है वो कौन, संध्या सूरी है। एक महिला जिसके हस्बैंड डेथ कर जाते हैं, वो अपने लाइफ को कैसे स्ट्रगल के थ्रू चलाती है, उसी से रिलेटेड ये मूवी है। उसके बाद 7वीं बार अलेक्जेंडर ये लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति? बड़ा बढ़िया सा, ये जो है ना अलेक्जेंडर, ये राष्ट्रपति बने कहाँ के? बेलारूस के, है ना, बेलारूस के। ये 1994 में पहली बार बने थे, और उसके बाद से ये 7वीं बार जो है ये वहाँ के क्या बने हैं? बेलारूस आप सभी जानते होंगे, जिसकी कैपिटल मिन्स्क है, और बेलारूबल जो है वहाँ का कैपिटल है, ये याद रखिए। ठीक है, बेलारूबल क्या है, यहाँ की मुद्रा है, और राजधानी कहाँ है? तो मिन्स्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाल ही में राजीव गौबा यानी राजीव गौबा जो है वो पूर्व कैबिनेट सचिव के आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये किसके, तो ये नीति आयोग। आप सभी जानते होंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था, किसको खत्म करके, तो योजना आयोग जो पहले चलता था उसको खत्म करके नीति आयोग लाया गया था। आप सभी जानते होंगे इसको खत्म किया गया, ठीक है। जब 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो इसको खत्म करके नीति आयोग लाया गया था नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। और जो राजीव गावत है इसके क्या बनाए गए हैं, पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति की गई है। और इसके जो वर्तमान अभी उपाध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष का पहले बात कर लें आपको, तो अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन होते हैं वो होते हैं, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, ठीक है। तो इसके अभी तक ये तीसरे उपाध्यक्ष बन चुके हैं। इससे पहले चलेंगे तो अरविंद पनगड़िया, उसके बाद चलेंगे तो राजीव कुमार, और तीसरे जो हैं वो सुमन बेरी बने। 2022 से ही अपने पद पर कार्यरत। पहले जो थे 2015 से 2017 रहे, क्या नाम है आपको, अरविंद पनगड़िया, फिर राजीव कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पानी पी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक का पुनः अध्यक्ष बिमला वाला रूफ, याद रखिएगा बिमला वाला रूसेफ को नियुक्त किया गया। पूछ रहा है किस देश की पूर्व राष्ट्रपति, यानी पूर्व राष्ट्रपति, इससे पहले वो कहाँ की राष्ट्रपति रही है, ब्राजील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल और चिली। तो क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये ब्राजील की है। कहाँ की, ब्राजील। ब्राजील जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है, आपको पता होगा ये भी, ब्राजीलिया जो है इस राजधानी है। तो ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और प्लस अगर इसका बात करेंगे तो रियल जो है, रियल जिसको कहते हैं वो पुर्तगाली ब्राजीलियन रियल जो है क्या है, मुद्रा है। और वर्तमान में अगर प्रेसिडेंट का बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है वहाँ पर व्लादी, क्या क्या नाम है उनका, अच्छा ये नाम याद आएगा तो हम आपको बता देंगे उनका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ, लूला डिसिल्वा या कुछ करके है ऐसे, लूला द डिसिल्वा है, लूला द डिसिल्वा, हाँ लूला दी डिसिल्वा के नाम है, हाँ ये लूला दी डिसिल्वा, ये यहाँ, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, कहाँ तक है, 17 नंबर। आइए, हाल ही में किस राज्य के सरकार के द्वारा डॉल्फिन सवारी बनाने की घोषणा किया गया, तो डॉल्फिन सवारी बनाने की घोषणा की गई कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, आदित्यनाथ योगी, बताओ, आनंदीबेन पटेल जहाँ गवर्नर है ना, जी सरकार में है नाथ योगी, और आनंदी बेन पटेल बहुत पहले से ही 2019 के ही आसपास से जो है वहाँ पे रह चुकी हैं बेन पटेल, वहाँ पर हैं। एक और बात इसमें जान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश है क्या किया है, डॉल्फिन सब को क्या किया बना, गंगा नदी में पता होगा डॉल्फिन को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। और इसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, आपको याद रखिएगा कि 5 अक्टूबर, अगस्त में सॉरी 5 अक्टूबर को क्या किया गया था, डॉल्फिन दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है, गंगा डॉल्फिन दिवस, याद रखिएगा गंगा डॉल्फिन दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है, क्योंकि मतलब यूं समझिए कि ये 2009-10 के आसपास में इसको लेकर के कार्यक्रम लाया गया। 2009 ही आप कह सकते हैं कि गंगा रिवर डॉल्फिन को लेकर के लाया गया था, इस वजह से इसे गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व टीवी दिवस 1982 में हर वर्ष मनाया जाता है, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च को क्या कहता है, विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लिथियम का सर्वाधिक उत्पादन करने कहाँ होता है, तो लिथियम का सबसे सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो चिली में, नहीं एक मिनट, लिथियम का कुछ, सॉरी, ये चिली दूसरे नंबर पे आता है, चीन तीसरे नंबर, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर, फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी पता होगा कैनबरा है, और है ऑस्ट्रेलिया डॉलर जो है वहाँ की मुद्रा है, और जो है ये सबसे अधिक करता है, फिर चिली करता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे चीन जो है, या दूसरे और तीसरे नंबर पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और एंथनी एंथनी अल्बानीज एंथनी अल्बानीज जो है यहाँ के क्या है, वो चले, सॉरी प्रधानमंत्री का पद तो यहाँ होता नहीं है, आपको पता होगा ये राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री ही होते हैं, राष्ट्रपति जो है यहाँ पर नॉमिनल, जैसे क्या बोलते हैं कि यूएस वगैरह, यूके वगैरह में चला करता है ना, आपको पता होगा विक्टोरिया वगैरह का जो चला करता था,
हाल ही में रहा मिसिंग जनजाति, ये पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे बड़ा समुदाय है। तो मिसिंग जाति जो है ये कहाँ का, तो ये असम का है, याद रखिए असम जो है, और ये सबसे अधिक जो है वह असम में ये देखने को मिलता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है, ये याद रख लीजिएगा। और मिसिंग जनजाति जो है आपको असम राज्यों में ज्यादातर देखने को मिलता है। क्लियर होगा, आई होप। कोई दिक्कत? एक सेकेंड एक सेकेंड थोड़ा, हेलो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फेसलेस जीएसटी, याद रखिए बहुत अच्छा टर्म्स है। फेसलेस जीएसटी, न्याय निर्णय लागू करने वाला देश पहला कौन बना। फेसलेस का मतलब होता है कि जैसे आप कर मान लीजिए टैक्स दे रहे हैं और जो टैक्स लेने वाला अधिकारी है, तो उस बीच में दोनों का गैप आ जाए, ताकि जो क्या बोले एक तरह से कैसे समझाएं आपको, तो यूं समझिए कि जैसे भ्रष्टाचार वगैरह होता है उसको रोकने के लिए केरल ने क्या किया है, केरल ने क्या किया है कि ये आपको योजना लाया है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कहाँ पे गया, केरल। अच्छा जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जीएसटी पता होगा भारत में 2017 में लाया गया था, आप ये बात जान लीजिए। और दुनिया में सबसे पहला जीएसटी जो है वो फ्रांस ने लाया 1900, ठीक है 1954, ये 1 जुलाई को भारत ने क्या किया था, जिसको अभी हाल ही में सुधार किया गया, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह वायुमंडल के सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से, मतलब सल्फ्यूरिक के घने सफेद और पीले बादलों से कौन बना हुआ है। शुक्र नहीं भैया, शुक्र आपको पता होगा लोहा चट्टान वगैरह से बना हुआ है। बृहस्पति का बात करोगे तो बृहस्पति जो है वो इसी से बना, बाकी मंगल भी जो है वही सब चट्टान और लोहे का मुख्यतः है कॉम्बिनेशन। और वरुण का बात करोगे तो ये गैसों से, गैस और बर्फ से मिल करके बना। आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन, गैस और बर्फ से मिल के बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी पिंड जैसे किसी उपग्रह के कक्षक, देखिए एक क्या होता है, जैसे ये सूरज है, अब इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, याद रखिएगा चारों ओर चक्कर लगाता है कौन, तो जो 9 ग्रह हैं, जो आबाठी ग्रह हैं वो ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह के बीच में भी पृथ्वी का, ग्रह सॉरी ग्रह से भी क्या होता है, सूर्य का दूरी होता है, खास करके हम पृथ्वी का बात करेंगे। तो एक समय क्या होता है पृथ्वी और सूर्य की दूरी बहुत अधिक हो जाती है, और एक तरफ क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है। तो उसको हम टर्म क्या नाम देते हैं, उसको नाम हम देते हैं पेरीहेलियन, यानी पास। 127 मिलियन जो है वो पास होता है किलोमीटर, 127 मिलियन किलोमीटर। और 152 मतलब अपहेलियन, जिसको आप अपसौर उपसौर कहते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई ग्रह के चारों, जैसे पृथ्वी के चारों चंद्रमा है तो उपग्रह उसका हो गया, तो वो चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसको नाम क्या देते हैं, समझे हम क्या बोले। तो यहाँ पर 2 शब्द है, कौन कौन, पेरिगी और अपोगी, ये शब्द आपको दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा जरा बताएंगे, 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट थोड़ा सा मिटाने दीजिए। चलिए तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा कि सबसे अधिक दूरी पूछ रहे हैं, तो दूरी जब अधिक होगा, याद रखें क्या होगा, जब दूरी अधिक होगा तो क्या हो जाएगा अपोगी, अपोगे। और दूरी नजदीक होगा तो क्या हो जाएगा पेरीगी। नजदीक दूरी कितना हो जाता है, तो ये लाख आप समझिए कि 3,63,000 समथिंग के आसपास किलोमीटर में ये सबसे नजदीक की दूरी होती है। और 4 लाख के समथिंग, 4,05,000 के आसपास जो होता है, 4,05,000 के आसपास जो है वह अपोगी होती है, क्या समझ लीजिए 4,05,500 के आसपास जो है वो अपोगी होती है। आंसर दूरी वाला पूछा तो अपोगी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत की कर्क रेखा के ऊपर बहती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। तो नदी कौन, यमुना नदी जो है वो कर्क रेखा से होकर गुजरती है, ठीक है। यमुना नदी क्या होगा, कर्क रेखा के ऊपर से गुजरती है, जिसकी लंबाई आप जानते होंगे, यमुना नदी की लंबाई लगभग 1300, कहा गया 1373 किलोमीटर यमुना नदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दामोदर नदी घाटी किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो दामोदर में क्या होता है कि ज्यादातर बिटुमिनस टाइप का कोयला, ठीक है। कोयला का 4 प्रकार होता है, कार्बन के आधार पे जो होता है कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनाइट और पीट। एंथ्रासाइट में मोर देन 90% जो होता है वो कार्बन होता है, लिग्नाइट बिटुमिनस में उससे ज्यादा होता है, 70 से 90% जो है वो बिटुमिनस में होता है। फिर 50 से 70% के आसपास जो है वो आपको कहाँ पे, तो वो आपको लिग्नाइट में होता है, बात पीट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की चाय भारत से आयात करने वाले बड़े देशों मात्रा में निर्यात किया जाता है। किस प्रकार की चाय भारत
से आयात करने वाले देश बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, वो कौन सा चाय हो जाएगा? काली चाय, याद रखिए। काली चाय का निर्यात बहुत ज्यादा करता है। हालांकि केन्या भी जो है वो बहुत ज्यादा काली चाय का निर्यात करता है। श्रीलंका भी काली चाय का निर्यात करता है। भारत दूसरे नंबर पर हो गया काली चाय के निर्यात में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा पठार बहुत ज्यादा उपजाऊ है क्योंकि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा दक्कन का लावा पठार, यानी भारत का जो आप दक्षिणतम भाग देखेंगे जिसको दक्कन पठार कहते हैं, पूरा का पूरा काली मिट्टी से। भारत में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है क्यों? कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है? अब जैसे भारत का साउथ इंडिया का मैप देखिए, ठीक है, तो इधर से जो हमारा मानसून आता है तो ये मानसून होते हुए ऐसे करके एंट्री कर जाता है, चला जाता है। लेकिन यही मानसून जब इसको बोलते हैं, जब आता है ना तो उत्तर पश्चिम बोलते हैं, जब आता है तो क्या बोलते हैं इसको? उत्तर पश्चिम बोलते हैं हवा। और जब ये लौटता है, ठीक है, तो जब लौटता है तो कहाँ से? तो उत्तर से दक्षिण क्यों जाता है? तो दक्षिण पूर्व बोलते हैं इसको। दक्षिण पूर्व उत्तरी पूर्वी हवाओं के कारण दक्षिण में मतलब ये जब लौटती है, ठीक है, तो एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा सा हमको समझाने में उल्टा हो। जब ये आती है तो कहाँ से आती है? ये जब आती है, ठीक है, तो कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की तरफ आती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ आती है, फिर आकर के इधर मुड़ जाती है। इसको दक्षिणी पश्चिमी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी। फिर वो लौटती है। थोड़ा सा हम फ्रेश कर दें आपको, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा फ्रेश कर देते, रुकिएगा एक मिनट, थोड़ा इसको फ्रेश कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, समझिए। जैसे कि ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, तो इस इक्वेटर से दक्षिण से हवा आ रही है, तो दक्षिण से किधर? उत्तर की तरफ आ रही है, इधर आ रही है उत्तर की तरफ, तो दक्षिणी, और फिर आकर के ये पश्चिम साइड मुड़ जाती है, पश्चिम से पूरब की दक्षिणी पश्चिमी हवा आती है मानसून की, और फिर ये लौटती कहाँ से? तो उत्तर से लौटती है पूरब की ओर। तो भारत का जो ये पार्ट है आपको साउथ का पार्ट, यहाँ से हवा जाती है मानसून की हवा, और जब ये लौटती है तो ये कोस्ट पे बारिश कराते हुए लौट, क्या हो जाएगा? पूर्वी तटीय प्रदेश। ये क्या हो जाएगा? पूर्वी तटीय प्रदेश। आई होप क्लियर हो गया होगा इसका भी। चलिए थोड़ा सा उसको क्लियर कर लीजिएगा। केवला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? केवला राष्ट्रीय उद्यान केवला राष्ट्रीय उद्यान आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, जो हमारा राज्य है, एक सेकंड हाँ, तो केवला राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है कि किस राज्य में, तो केरला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, एक केवला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, एक तो जाने एक रणथंभौर हो जाता है, रणथंभौर, आपको रणथंभौर देखने को मिलता है, और एक मुकुंदरा, ये भी याद रखिएगा, मुकुंदरा हिल्स जो है वहां पर आपको देखने को, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय रेलवे 2019-20 के अनुसार सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपको कौन? उत्तर प्रदेश। लगभग लगभग 9077 किलोमीटर में जो है उत्तर प्रदेश में ये है। अगला, मॉनसून शब्द कहाँ से? तो अरबी शब्द है ये, इसका शब्द मौसम होता है, और मौसम मतलब होता है सीजन। मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन होता है, इसलिए इसको हम लोग अरबिक शब्द में इसको देखते हैं। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे। पता होगा कुल 11 सत्र चला था। इसकी पहले बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और पूछ रहा है कि यह कुल कितने 11 सत्र कितने दिनों तक चला था? तो ये कितने दिनों तक चला था? 165 दिनों तक। ये पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग इन कर गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो क्या पूछा? भारतीय समवर्ती सूची की अवधारणा, ये तो गलत हो गया ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है आपका। यहाँ पे समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये याद रख लीजिएगा। और ऑप्शन आपका यहाँ पर मेरे हिसाब से, एक मिनट मिला लेते हैं, हाँ यहाँ क्या है, दोनों में तो हमको वही दिख रहा है, ऑप्शन पूरा गलत ही है। हाँ सिस्टम में भी, चलिए ऑप्शन गलत ही दिख रहा है आपका, है ना? हाँ, ये कहाँ से लिया गया? 32 नंबर है ना? 32 में होगा ही नहीं है, ये तो अंतिम 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो समवर्ती सूची कहाँ है? तो आर्टिकल 246 में समवर्ती सूची है, जिसमें कितने विषय हैं? तो टोटल 52 विषय हैं। और भारत में पहले इसमें 47 विषय पहले थे, अब इसकी संख्या कितनी है? ये था आपका क्वेश्चन, और 7वीं अनुसूची में ये है, यही था आपका, शायद ऑप्शन गलत डाला हुआ। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन, किस कैदी के शीघ्र सुनवाई के अधिकार को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार को वर्गीकृत, किसी कैदी को, कैदी 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 के शीघ्र सुनवाई के अधिकार निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार वर्गीकृत किया जाएगा?
तो ये हो जाएगा जीवन का अधिकार। याद रखिएगा, जीवन का अधिकार जो है, जो कि आर्टिकल 21 का बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 बात करता है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको संवैधानिक उपचार 32 का बात करता है, और समानता का जो अधिकार है वो आपको 14 से 18 का बात। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए उसके बाद रंगराजन समिति जो है वो किससे संबंधित है? रंगराजन गरीबी का आंकलन यानी गरीबी रेखा वगैरह जो बनाई जाती है उससे संबंधित। भारत में नागरिकता के अधिकार से विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो नागरिकता से विनियमित करने का अधिकार देश में संसद के पास है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा? तो राष्ट्रपति की अगर हम पुनर्निर्वाचन का बात करेंगे तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन जो है वो कौन सा हो जाएगा? क्या हो गया? अनुच्छेद 58 नहीं, अनुच्छेद 56 नहीं, अनुच्छेद 59 नहीं, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57। एक एक करके थोड़ा समझिए। अगर हम बात करेंगे 58 का तो योग्यता, अगर हम बात करेंगे आपको तो 1 मिनट रुकेगा थोड़ा सा, मतलब आपको क्वेश्चन क्या योग्यता पूछा नहीं, आपको क्या क्वेश्चन पूछा है? आपको यह व्यवस्था प्रदान करती है कि राष्ट्रपति, ऑप्शन यही है 57 58, ठीक है। उल्टा पुल्टा क्वेश्चन तो नहीं करती है ना? नहीं है, सही। क्या ठीक तो है, चलिए ठीक है, हाँ सही है। तो 57 क्या बात करता है? 57 इसका बात करता है आपको क्या नाम है? राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, ठीक है। और इनकी कोई एक लिमिटेशन नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं। अगर 58 का बात करेंगे तो 58 आपकी योग्यता का बात करता है, जो राष्ट्रपति है उनकी 58 की योग्यता क्या होगी। 56 जो है वो कार्यकाल का बात करता है, ये कार्यकाल का बात करता है, और ये शर्तें बात करता है, इस शर्त में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से पहले प्रस्ताव संसद, याद रखिएगा, वी रामास्वामी, याद रखिएगा, साल 1991 में इन पर एक केस लगा था, जो कि जिसमें पंजाब और हरियाणा के वह उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके थे, उसी समय का वो केस था। तो इन्हें 1991 में क्या कर दिया गया था? इन्हें पद से हटा दिया गया था। तो वी रामास्वामी, मांग बैठा लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई? तो चुनाव की स्थापना 25 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन की तरफ, नेपाल अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? संविधान 2015 को। और विधि का जो शासन है, ओ देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन गलत कर, ये ऑप्शन पीछे रहना चाहिए था, ऑप्शन आपको यहाँ था, ये था आपका ऑप्शन, यहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया वाला। जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्वेश्चन था कहाँ चला गया? 32 नंबर ना? हाँ ये ऑप्शन आपका होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका होगा यहाँ। अल्बर्ट वेंडाइसी जो है, अल्बर्ट वेंडाइसी, वो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 तक क्लियर है सबका। अब यहाँ से जो है 41 से वो आपको क्या नाम है, आदित्य सर लेके चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऐसे ही प्यार बना के रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थोड़ा बहुत अगर गलती हो तो थोड़ा सा नज़रअंदाज करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो भैया करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन तीनों की बात हो गई है। हम लोग करंट अफेयर को देख लिया और सर ने आपको भूगोल के बारे में बता दिया, राजनीतिक विज्ञान के बारे में बता दिया। अभी शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र के साथ, और एकदम कुर्सी का पेटी बांध लेना है, क्योंकि अर्थशास्त्र और इतिहास दोनों करेंगे साथ आप लोगों के, ठीक। तो पहला सवाल जो 41वां नंबर सवाल है, क्योंकि 40 तक हो चुका है। 41वां नंबर सवाल पे आते हैं कि डैश को व्यक्तिगत निर्णय की इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता, संसाधन के स्वामी तथा फार्म के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। बता दें कि क्लास 11th के अर्थशास्त्र में ये सारी चीजें बता दी जाती हैं कि दो तरीके का अर्थशास्त्र होता है। बच्चे को इसी दो में कंफ्यूजन होगा कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं। इसी कारण से बता दें कि इसमें जो है, इसमें बड़े देशों के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब बड़े देशों के बारे में, जब अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाती है तो उसे हम लोग बृहत अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम छोटे इकाइयों की अगर बात करें, जैसे कि किसान, इन सारे के ऊपर बात कर रहे हैं, छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, तो उसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। सवाल सिंपल है, व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत के बारे में कहाँ पे बात की जाएगी? छोटे लेवल का बात है। व्यक्तिगत निर्णय जैसे कि उपभोक्ता, संसाधन, स्वामी, इन सबों के बारे में जो बात होता है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम छोटे लेवल पे अगर बात करते हैं, इसी में हम लोग उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं, इसमें हम लोग व्यक्तिगत मामले में बात करते हैं। तो तुम्हारा कोई आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र।
याद रखना है बृहद जो है वो बड़े लेवल पे किया जाता है। क्लास 11th के अर्थशास्त्र में इतना सिंपल सा बात बता दिया गया होगा। 41वां से नंबर से 42वां नंबर क्वेश्चन और मिलता जुलता नजर आएगा कि मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, ये भी अर्थव्यवस्था जो है, मजदूरी देखो, किराया, ये सब किसका हिस्सा है? ये सब बृहद हिस्सा का, अर्थशास्त्र का भाग का नहीं। क्यों? क्योंकि बृहद अर्थव्यवस्था में हम लोग बड़े लेवल पे बात करते हैं, देशों के लेवल पे बात होती है। ये तुम्हारा क्या होगा? सूक्ष्म अर्थव्यवस्था होगा। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी तैयारी करने के समय में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्या ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन पहले था या नहीं था। अगर मिल जाएगा तो आंसर सही हो जाएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देश अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन संसाधन के स्वामित्व नियंत्रण सरकार के पास होता है। जवाहरलाल नेहरू से यही बात पूछा गया था आजादी के समय में कि आखिरकार आपको अपने देश में किस प्रकार की व्यवस्था रखनी है। तुम्हें देखना है कि दो तरीके का ये होता है, ध्यान रखो। जो पूंजीवाद होती है, क्या होती है भाई? पूंजीवाद, जहां पर सरकार के हाथ में बाजार का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि अलग अलग कैपिटल्स, अलग अलग प्राइवेट कंपनी, ठीक है, वो भी अपने जो चलाती हैं उसको पूंजीवाद कहते हैं। जहाँ का फायदा सिर्फ और सिर्फ देश को, ज़्यादा नागरिकों को एक समान जैसा नहीं होता है। मतलब कि जिन अमीर आदमी अमीर हो सकते हैं, ठीक, कोई आम आदमी भी चाहे तो हर चीज़ का व्यापार कर सकता है। पूंजीवाद व्यवस्था। समाजवादी और मिश्रित क्या होता है? समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को मिला दिया जाता है तो मिश्रित होता है। जो हमारे भारत में अर्थव्यवस्था की जाती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूरा किया जाता है, ठीक है। हमारे भारत में जो चल रही है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कौन अर्थव्यवस्था में पूरी जो नियंत्रण है वो सरकार के पास होता है? वो पूरी नियंत्रण समाजवाद में, ठीक है। तो समाजवादी इसका राइट आंसर होगा। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्लीज ध्यान देना है कि इसका जो राइट आंसर है वो तुम्हारा डी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर तुम्हारा डी होगा, समाजवादी। आगे बढ़ रहे हैं, क्यों समझ में आ गया होगा। जॉन मेनार्ड किस जिन्हें सबसे अधिक आर्थिक सिद्धांतों, कौन सा सिद्धांत पहले देख लो, कॉनेशियन सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इनके बारे में पहले बात कर दें। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। तुमको पता होगा कि इनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ और ये 1883 में, ठीक है, 1883 में इनका जन्म होता है और तकरीबन 1943 तक ये यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। मतलब मृत्यु हो जाती है फिर 1943 में। इनका सिंपल सा एक सिद्धांत है जिनको ये सिद्धांत बोल रहे हैं, क्रॉनिकल सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत के बारे में, आर्थिक सिद्धांत के बारे में बोला गया है कि कुल आय बराबर, ठीक है, कुल आय बराबर कुल उपयोगिता, ठीक है, कुल उपयोगिता प्लस निवेश, जो तुम निवेश करते हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं ये कुल आय। यही एक सिद्धांत दिए हैं अर्थव्यवस्था में। या तुम निवेश बोलो, या तुम निवेश बोल सकते हो, या तुम विनिमय बोल सकते हो, ठीक। तो ये जो सिद्धांत है कि तुम जो निवेश कर रहे हो, तुम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्लस जो तुम सामान का इस्तेमाल कर रहे हो, इन दोनों को जोड़ दो तो यही कुल आय होती है इंसान की। तो ये जो इंग्लैंड में जन्म लिए हैं 1883 में और इनकी जो मृत्यु हो जा रही है 1943 में, ये सिद्धांत जो दिए हैं इन किस देश में थे? ये कौन देश होगा? अभी बता चुके हैं, वो इंग्लैंड हुआ, ठीक। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि इंग्लैंड के ही थे जिनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, आर्थिक सिद्धांत। और इस सिद्धांत के लिए इनको बहुत ज्यादा जाना जाता है, बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो ध्यान रखने योग्य ये बात है। आगे बढ़ते हैं। मूल्यह्रास के क्षति का कारण एक वार्षिक भत्ता क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर होगा तुम्हारे कि पूंजीगत सामान। पूंजीगत जो होती है वो मूल्यह्रास के क्षति का कारण होती है। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा बी होगा, पूंजीगत सामान। आगे बढ़ते हैं। किस अर्थशास्त्री ने 1817, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तुम्हारे लिए तुम्हारे सोचो क्या कि तुम्हारे भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे भारत में इससे इतिहास भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तुलनात्मक लाभ और विशेषता का सिद्धांत दिए हैं। इनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत दिया गया है। भारत में क्वेश्चन एक याद कर लो, पूछा जाए तो जरूर बताना। भारत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ठीक है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो भी देने वाले यही इंसान हैं।
रैयतवाड़ी व्यवस्था हो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत हो, इन दोनों के जो तुम मानते हो कि किनके द्वारा शुरू किया गया है, वो दोनों जो है वो एक ही इस समय में भारत आए थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री भारत आए और उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है। वो सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत हो या फिर रैयतवाड़ी को शुरू करवाने की जो पहल हो, इन दोनों में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्र के इंसान का नाम याद आता है, डेविड रिकार्डो। ठीक है, तो डेविड रिकार्डो दो चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखना। पहला क्या, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत, और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के साथ साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था में, दोनों में इन्हीं का योगदान माना जाता है। ध्यान रखना, इसमें रैयतवाड़ी में रिकार्डो होगा तुम्हारा, रिकार्डो का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा गया है? गोल्ड कॉलर बता दे, सम्मानजनक जो पद होती है उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, जो तुम्हारे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं जो सम्मानजनक हैं तो उन्हीं को कहते हैं। तो ये तुम्हारे पंचभागी में आएंगे। प्राथमिक चतुर्थिक में क्यों नहीं आएंगे बता दो, क्योंकि ये सबको सम्मानजनक उतना अर्थशास्त्र में ये नहीं होता है कि वो पढ़े लिखे भी हों। ठीक, तो ऐसा माना नहीं जाता है। पंच इसमें गोल्ड कॉलर में होता है कि जो जिनका उच्च वेतन हो, अत्यधिक कुशल लोग हों। ठीक है, उच्च वेतन तुम्हारे प्रथम भागी का नहीं होगा, ना ही माध्यम भागी का होगा। उच्च वेतन सम्मानजनक तो तुम्हारे कौन होंगे? पंचभागी लोग होंगे, सरकारी इंसान, तुम समझ रहे हो। ठीक है, उन्हीं सभी को बोला जाता है पंचभागी। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है? कार्यशील पूंजी मतलब समझते हो कि जिससे निवेश करके तुम कुछ कच्चा माल तुम ले सकते हो। तो क्या है आखिरकार कार्यशील पूंजी? कार्यशील पूंजी ब्रेसिंग मशीन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, भूमि नहीं है, इसका राइट आंसर होगा पैसा। पैसा ही कार्यशील पूंजी है जो हमेशा तुम्हारे कार्य में हेल्प करते रहेगी। इसी कारण से इसी को कार्यशील पूंजी कह के पुकारा जाता है। जिससे कच्चे माल तुम ले सकते हो, तुम्हारा कार्यशील पूंजी, तुम्हारा पैसा ही होगा, तुम्हारा धन ही होगा। आगे बढ़ते, कहीं पैसा लिखा होगा, कभी कभी ऑप्शन में धन भी लिखा मिलता है, तो ध्यान देना, पैसा या धन बात बराबर है। निम्न में से एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है। बता दे कि जब ये क्वेश्चन हम भी पहली बार देखे थे तो मेरे से भी कंफ्यूजन हुआ था कि यहाँ पे पूछा गया है नहीं है, और जब हम ऑप्शन देखे तो हमको लगा सारा है, तो कौन सा क्या होगा इसका आखिर आंसर? इसमें तो एक ही लग रहा है नहीं है। एग्जाम टाइम में इस चीज को एकदम दिमाग में बैठाना है कि पूछा जा रहा है प्राथमिक गतिविधि नहीं है। और बता दे कि प्राथमिक गतिविधि उसको बोलते हैं जो प्रकृति से सीधा संबंधित हो, उसी को प्राथमिक गतिविधि कहते हैं। ठीक है, जो प्रकृति से सीधा संबंधित हो उसी को प्राथमिक गतिविधि कहते हैं। कृषि प्रकृति से डायरेक्ट संबंधित है, ये नहीं होगा। खनन प्रकृति से डायरेक्ट संबंधित है। मछली पालन प्रकृति से डायरेक्ट संबंधित है। इस कारण से इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्माण इसका राइट आंसर होगा। कि कौन सा नहीं है तो वो निर्माण नहीं है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी है, आई थिंक सब तुम कर लिए होगे। 51 नंबर से तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इतिहास के पोर्शन पे आ रहे हैं। ठीक, और इतिहास का जो पोर्शन है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला ही सवाल बहुत अच्छा है। सवाल ये है, जरा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सवाल देख लो क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में कौन मंत्री नहीं थे? 1946 कैबिनेट मिशन के बारे में पहले बता दें कि ये द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारत नहीं भाग ले रहा था और भारत के जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, सबका एक ही मांग था कि हम लोग संविधान बनाना चाहते हैं, हम लोग संविधान बनाना चाहते हैं। तभी टाइम भारत में कैबिनेट मिशन भी भेजा गया था कि आप लोग संविधान बना सकते हैं। शुरू में मुस्लिम लीग इनका सपोर्ट किया, शुरू में जिन्ना भी इन चीज़ों को मान गई, लेकिन बाद में कांग्रेस की कुछ मांगों ने उन्हें पीछे हटने से मजबूर किया और जिन्ना फिर इन चीज़ से, पाकिस्तान फिर इस चीज़ से इनकार कर दिया, मुस्लिम लीग इनसे फिर इनकार कर दी। ध्यान देने की योग्य बात है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन जो है वो हिस्सा में भाग नहीं ले रहे? 3 आदमी आए थे, ध्यान रखना। जो कैबिनेट मिशन भारत आई है उसमें 3 लोग शामिल हैं, कौन एक आदमी नहीं है। मैक्सिमम बच्चे का आंसर हम जितना भी अभी तक में देखे, मैक्सिमम बच्चे अलेक्जेंडर बोल देते हैं, लेकिन उसका अलेक्जेंडर आंसर नहीं होगा। ध्यान देना कि जो यहाँ पर जो नहीं थे वो थे तुम्हारे वेवल जो थे वो भारत के वाइसराय थे और वाइसराय को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया था। इस कारण से इसका राइट आंसर जो होगा वो तुम्हारा वेवल होगा, जो भारत के वाइसराय थे। और अलेक्जेंडर जो है नौसेना विभाग,
ठीक है। अलेक्जेंडर जो है नौसेना विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको रखा गया था। क्रिप्स जो है तुम्हारे बोर्ड ऑफिस ट्रेड के, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड के, कॉमर्स एंड ट्रेड के अध्यक्ष थे, उनको भी रखा गया था। पैथिक लॉरेंस भी इसके हिस्सा थे। और यही जो चित्र है इनके साथ जो लिया गया चित्र है महात्मा गांधी के साथ, वो तुम आज भारत के पैसों में देखने के तुमको मिलता है। जो भारत के जो पैसे हैं, जो कागज का जो तुम नोट देखते हो जिसमें 10 रुपये 20 रुपये गांधी जी तुमको दिखाई देते हैं, वो कैबिनेट मिशन के ही दौरान जो एक पिक्चर लिया गया है, वही पिक्चर वाले गांधी जी हमें देखने को मिलते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात है कि ये लोग ये सब कुछ थे, ठीक। लॉरेंस जो है वो भारत के सचिव हुआ करते थे। तो इन्हीं के अंडर में ये सारी चीजें बात की गई है। 1857 के बाद के विद्रोह के बाद ब्रिटिश पुनर्गठन एवं पर सिफारिश देने के लिए पील आयोग की स्थापना कब किया? पील आयोग के बारे में बता दें कि पील आयोग जो है वो 1858 में बना था। पील आयोग का काम भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। पील आयोग का जो गठन किया गया था, क्योंकि भारत के 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति रही है, याद रखना, बहुत बड़ी क्रांति रही है। क्योंकि यहाँ क्रांति के बाद माना जाता है कि बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों ने ये तक लिखा है कि मानो हम ताश के पत्ते के जैसा बिखर जाते, हम ताश के पत्ते के जैसा मानो बिखर जाते। लेकिन इस पुनर्गठन में सिफारिश के लिए जो पील आयोग का गठन किया गया था, जब ये लोग आंदोलन को दबा दिया 1857 का, उसके बाद 1858 में पील आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। और पील आयोग का काम होगा भारत के सैन्य व्यवस्था को देखना, ठीक है। सैन्य व्यवस्था के में सुधार करना, क्या सुधार करना वो भी ध्यान रखो। मान लो कल दिन पूछ दे कोई, क्या सैन्य सुधार क्या किया जा रहा है, तो सैन्य सुधार में यह करना है कि ब्रिटिश के जो सेना होगी, ठीक है, जो ब्रिटिश की सेना होगी उसकी संख्या को बढ़ा देनी है और भारतीय सेना है उसकी संख्या को कम कर देनी है। भारतीय सेना इस समय में लगभग तुम्हारे 2,57,000 हुआ करते थे और वहीं पे ब्रिटिश सेना जो है मात्र 36,000 हुआ करती थी। इसी कारण से पील आयोग का गठन किया गया, जिसमें यह बात साफ तौर से कहा गया कि यहाँ पर हमें जरूरी है कि इनके जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनको संख्या को बढ़ाना है और इनके संख्या को कम करना है। इसी कारण से पील आयोग आया था। और पील आयोग का नाम पील आयोग इस कारण से पड़ा है क्योंकि इनको जो लाए हैं उनका नाम ही है जॉनसन पील, ठीक है। जॉनसन पील करके इंसान थे, उन्हीं के द्वारा ये पील आयोग लाया गया है। ध्यान रखना, जॉनसन पील करके ये लाए थे, इसी कारण से इसका नाम जो है वो पील आयोग पड़ा है। क्लियर रखना कि क्यों लाया गया है, क्योंकि इनको ब्रिटिश सेना में अपने संख्या को बढ़ाना है, इसी कारण से पील आयोग का गठन किया गया है। पढ़ते हैं आगे। कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया स्थायी बंदोबस्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? कॉर्नवालिस के बारे में बता दें। देखो, जब कॉर्नवालिस भारतीय अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भी यहाँ पर थे, ठीक है, तो 74 से लेकर के 76 में ये वहाँ पर मौजूद थे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में, और यहाँ पे ये बुरी तरह से हार गए थे। उसके बाद तकरीबन 1786 के आसपास में इनको भारत बुलाया गया और 1793 में, ठीक है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त को भारत में लागू किया गया है। कौन किए हैं? तो वो कॉर्नवालिस किए हैं। ध्यान रखना, ईस्वी भी क्लियर रखना, 1793, ठीक है, 1793 लाया गया है। और ये किस भाग में नहीं था, किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? ये जो है बंगाल। क्यों बंगाल में? क्योंकि तुमको पता होगा कि 57 में बंगाल को जीत लिया गया है, इस कारण से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रचलित था, ये पंजाब में प्रचलित नहीं था, क्योंकि पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था लाई जाने की बात की जा रही थी, इस कारण से यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त नहीं था। स्थायी बंदोबस्त तुम्हारा पंजाब में फेमस नहीं था। आगे बढ़ जाते हैं। वुड का घोषणा पत्र 1854 में मुख्य रूप से किस विषय पर संबंधित था? वुड, देखो, वुड जो आया है, वुड घोषणा पत्र जो भारत में आया है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मतलब भारत का समाज बहुत ज्यादा बदल के रख गया ये शिक्षा प्रणाली जब यहाँ पर आई, क्योंकि इसमें पश्चिमी शिक्षा का बात किया गया था, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा का बात किया गया था। इसमें तुम्हारा बात किया गया था महिलाओं का शिक्षा को बढ़ाना है, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाना है, उसके ऊपर बात किया गया था। तो इस कारण से वुड का जो ये किस विषय से संबंधित है, वो शिक्षा का है, ए नंबर, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। वुड घोषणा पत्र याद रखना, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है उसको भारत का, और इसमें पश्चिमी शिक्षा, महिलाओं के शिक्षा के बारे में बात किया गया था। आंध्र प्रदेश में राज्य के स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन बता दे, 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, ठीक है,
उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर सबको इनमें भाग लिए हैं। तुमको पता है हुगली नदी से निकल करके सब हिंदू मुस्लिम एक साथ एकता का प्रतीक बने हुए थे, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो गया था, बंगाल को दो भागों में कर्जन के द्वारा बांट दिया गया था। याद रखना ये भी चीज कि यहाँ पे कर्जन हुआ करते थे तभी टाइम, गवर्नर जनरल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस कारण से ध्यान रखना। और इसको जो है आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन के नाम से नहीं बल्कि वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आज के समय में जो है प्रचलित है सुजलाम सुफलाम मलया शीतलाम, तुमको पता होगा। तो ये जो है इस समय में यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन नहीं बल्कि वंदे मातरम के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर डी होगा, वंदे मातरम। आगे बढ़ जाते हैं। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया? बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। पलासी का युद्ध 1757, याद रखना पलासी का युद्ध रख लो 23 जून, ठीक है, याद कर लो 23 जून 1757। सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, और इसमें तुमको नजर आएगा कि ब्रिटिश अधिकारी संयुक्त सेना के साथ अवध के राजा, कौन कौन, अवध के राजा, अवध के राजा प्लस बंगाल के नवाब, मतलब बंगाल में मीर कासिम, अवध में सिराजुद्दौला, याद रखना सिराजुद्दौला, मीर कासिम और मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय, ये सब मिल करके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तीनों मिल करके संयुक्त सेना लड़ाई कर रही है और इसमें भी ये तीनों जो है वो हार जाते हैं और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और 1765, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि, ठीक है, इलाहाबाद की संधि 1765, द्वैत शासन 1765 से शुरू हुआ है। और ये जो पलासी का युद्ध है वो कब लड़ा, सॉरी बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया है? तो 22 अक्टूबर, ठीक है, कहीं कहीं 23 अक्टूबर भी होगा, लेकिन ध्यान रखना 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, 1764 कहाँ पे है? 1764, 1764 बक्सर का युद्ध, ये भी ध्यान रखने योग्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? वीडी सावरकर, बता दें, राष्ट्रवाद के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, इस कारण से अंग्रेजी सेना बौखला जाती है और 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल को वो इनको, ठीक है, 7 अप्रैल 1911 को इनको काला पानी की सजा सुना दी जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा संघर्ष के ब्रिटिश डर गई थी, इस कारण से 1911 में ये जेल चले जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तैयारी करना बहुत जरूरी है। वैदिक जीवन में आश्रम प्रणाली के अनुसार तीसरा वर्ग क्या था? याद ही होगा, 4 तरीके का यहाँ पे बताया गया है, 4 तरीके की प्रणाली बात की गई है। पहला याद होगा तुमको, लास्ट में सन्यासी का बात किया गया है, वानप्रस्थ का तीसरे में बात किया गया है। तीसरा यहाँ पूछा क्या गया है? यहाँ पे पूछा गया है तीसरा, तीसरे के बाद किया गया, तो ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, इसमें है वानप्रस्थ। सबसे पहले क्या आएंगे तुम्हारे, देख लो, सन्यासी, ब्रह्मचर्य, पहले क्या होगा? ब्रह्मचर्य, ध्यान रखो, क्रोनोलॉजी बना लो, पहले ब्रह्मचर्य है, दूसरे में तुम्हारे गृहस्थ है, तीसरे में तुम्हारा वानप्रस्थ है, चौथे में तुमको सन्यासी बनना। तो ये तुम्हारा 4 क्रोनोलॉजी था, पूछा गया है तीसरा, इस कारण से डी नंबर होगा, डी नंबर होगा, तीसरा में वानप्रस्थ तुम्हारा राइट आंसर होगा, वानप्रस्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। जैन धर्म की बात की जा रही है। जैन में तुमको बात याद कर लो, प्रथम तीर्थंकर जो है वो कौन है? प्रथम तुम्हारे ऋषभ देव हैं, याद ही होगा तुमको, ऋषभ देव। और जो चतुर्थ हैं वो तुम्हारे अभिनंदन, ठीक है, अभिनंदन तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये दोनों का जन्म जो है वो एक ही जगह से हुआ है, वो है अयोध्या। अयोध्या से ही ये दोनों तीर्थंकर का जन्म हुआ है। और महावीर जो है तुम्हारे 24वें तीर्थंकर, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। ध्यान रखना, फिर 2 भागों में बच चुका है जैन धर्म, उस चीजों पे भी हम लोग अगले क्वेश्चन में कभी मिलेगा तो बात कर लेंगे किसी समय में। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? प्लीज ध्यान देना, मौर्य साम्राज्य नहीं है, यहाँ मगध साम्राज्य की बात की जा रही है। 16 महाजनपद में सबसे अगर अधिक शक्तिशाली महाजनपद बन रहा था तो वो मगध महाजनपद बन रहा था। और इसकी जो शुरुआत है वो हर्यक वंश के द्वारा किया गया है, हर्यक वंश के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। देखो, नंद वंश तो नहीं होगा, मौर्य वंश नहीं होगा, क्योंकि मौर्य वंश के संस्थापक मौर्य वंश में चले जाएंगे। अब आ जाओ, शिशुनाग वंश नहीं होगा, हर्यक वंश इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मगध वंश की जो शुरुआत है वो इन्हीं के द्वारा। इसी में तुम पढ़े हो बिंबिसार अजातशत्रु की कहानी को, ठीक है, तुम इसी में देखो, राजगिरी से आ गया तुम्हारा पाटलिपुत्र, ठीक, उज्जैन के द्वारा, ये सारी चीजों में याद रखनी। दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमतों का नियंत्रण करने के लिए दिल्ली के विभिन्न अलग अलग बाजार के स्थापित किए थे?
देखो अलग अलग बाजार क्यों थी, कोई है जो वस्तु के ऊपर बात करेगा, कपड़ा उपड़ा बेचने का बात करेगा, कोई जो है वो तेल वगैरह बेचने का बात करेगा, और एक जो होगी वो सराय नहर ऐसे करके बुलाया जाता था। इसमें घोड़ा वोड़ा का भी व्यापार किया जाता था। तो 3 प्रकार की अलग अलग बाजारें बनाई गई थी। ये जो शुरुआत है वो तुम्हारे किए थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे इसमें व्यापार नियंत्रण में बहुत सारे सुधार में काम किया है, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ जाते हैं। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया है? तो इसका जो निर्माण है वो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किया गया, ध्यान रखना। मोहम्मद तुगलक ने बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक को तुम जान रहे हो कि इन्होंने राजधानी को भी परिवर्तन किया है, ध्यान रखना। दिल्ली से लेकर के दौलताबाद भी इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया है। कभी मिल जाए तो ये भी चीज़ को याद रखना, दिल्ली से दौलताबाद करने वाले भी तुम्हारे मोहम्मद बिन तुगलक ही हैं, मोहम्मद तुगलक ही हैं। आगे आते हैं। सैयद वंश के संस्थापक प्रथम शासक कौन है? खिज्र खां 14 से लेकर के 21 तक तुम्हारे रहते हैं खिज्र खां, तो इसका राइट आंसर तुम्हारा खिज्र खां होगा, सैयद वंश के संस्थापक। सॉरी हम टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया आई थिंक, लेकिन कोई नहीं, आज माफ़ कर देना। आगे बढ़ते हैं। तानसेन के गुरु के ऊपर बात की जाती है। तानसेन तुमको पता है अकबर के 9 रत्न में भी एक आते हैं, ये भी सवाल याद रखना, अकबर के 9 रत्न में भी ये आते हैं तानसेन। तानसेन के जो गुरु हुआ करते थे वो स्वामी हरिदास हुआ करते थे, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, स्वामी हरिदास। ठीक, भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर के बारे में बता दें कि माता जी के साइड से ये अपने आप को चंगेज खां के वंशज बताते थे, मंगोल में, ध्यान रखो। और पिता के साइड से खुद को तैमूर के वंशज बताते थे, तैमूर के वंशज बताते थे। और माना जाता है कि जो ये भारत आते हैं, प्रथम पानीपत का युद्ध होगा, लोधी भी तुमको याद होंगे, उनको हरा करके फिर जब यहाँ पे मुगल साम्राज्य के जो संस्थापना करते हैं, इनका जो नाम है वो जहरुद्दीन मोहम्मद है। ठीक है, ध्यान रखना, जहरुद्दीन मोहम्मद है, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं। प्रथम भारत में पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की जा रही है? मेडिकल यूनिवर्सिटी जो भारत में है वो पटना में ही आर्यभट्ट ज्ञान के पास वहाँ पे कराया जा रहा है। इसका निर्माण अभी पटना में इसका निर्माण चल रहा है, ध्यान रखना है कि जिसमें कि कोशिश की जा रही है कि पूरे बिहार में एक ही जगह मेडिकल का पूरी व्यवस्था एक छत के नीचे हो जाए। ये आर्यभट्ट के ही आसपास कराया जा रहा है, वहीं पे उसी कैंपस में कराया जा रहा है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो पटना में ही इसकी शुरुआत की गई है। भारत का कौन सा शहर हाल में मेगा टाउनशिप और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट गुरुग्राम मॉडल में शामिल किया गया है? ध्यान देना, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा क्योंकि 4 शहर को जो जोड़ा गया वो चारों शहर तुमको दिख रहे होंगे, लेकिन सवाल फिर से ध्यान देना, मेगा टाउनशिप और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट गुरुग्राम मॉडल के हिसाब से पूछा जा रहा है। थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ते होगे करंट वगैरह को तो रिसेंटली तुम्हारा देखने को मिलेगा कि ये दरभंगा को जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर दरभंगा होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्लीज इसमें कंफ्यूजन मत करना, थोड़ा सा करंट को और ध्यान से पढ़ते चलना, समझ में आ जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध के बारे में जानते होंगे कि इन्होंने बौद्ध धर्म को, भारत में जो इतनी जाति व्यवस्था खराब हुई पड़ी थी उसके लिए जो इन्होंने बहुत सारा काम किया है, सॉरी ठीक है, जाति व्यवस्था के ऊपर जो इन्होंने बहुत सारा आलोचना की, इन्होंने नए धर्म का मतलब कि एक लोगों को समझाने का काम किया, बौद्ध धर्म का विकास हुआ। और तुमको देखने को मिलेगा इन्होंने पहला जो ज्ञान है वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो तुम्हारा सी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर होगा, उसमें ऑप्शन का गलती है, देख लेना ए बी में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आई थिंक ये तुम्हारा सेट 24, 25 या 26 किसी में ये सेम क्वेश्चन था, तो बहुत ही ईजी है तुम्हारा, कुमारगुप्त। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज ध्यान देना, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, सी नंबर इसका राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? रोहतास जिले का बांध। ठीक है, तुमको तकरीबन रोहतास जिला याद रखना है, क्योंकि ये भी कि बड़ा बांध कौन से जिले में है, तो ध्यान रखना कि ये रोहतास जिले में है। और ये जो बांध है वो तुम्हारा इंद्रपुरी बांध है। कहाँ है इंद्रपुरी? इंद्रपुरी बांध तुमको देखने को मिलेगा, ये चौथे नंबर पर ऐसे विश्व में आ रहा है, और ऐसे लंबाई के मामले में बिहार का सबसे बड़ा बांध है रोहतास जिला, ये भी तुमको याद रखना है। ठीक है, रोहतास जिला इंद्रपुरी बांध। 71 से तुमको साइंस का क्वेश्चन मिलेगा, और सर के साथ कर लेना 71 नंबर से। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस और मैथ्स पोर्शंस को। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस से, क्वेश्चन नंबर 71 से। 71 क्वेश्चन है आपका, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी जो आप बल्ब होता है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लीनियर इमर्जेंस
डिवाइस, सेकेंड है आपका लाइट इमिटिंग डायोड, थर्ड है आपका लिक्विड इमिटिंग डिस्प्ले एंड फोर्थ है आपका लाइट इमिटिंग डिवाइस। तो अगर हम बात करेंगे जो आपका एलईडी है, एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका क्या, तो वो होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 का। 72 है, निम्न में से किसे उष्मा गति का पहला नियम कहा जाता है? उष्मा गति का पहला नियम यानी कि थर्मोडायनामिक्स जो आपका होता है, थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसे किसे कहा जाता है? बॉयल्स लॉ को, ऊर्जा संरक्षण नियम को, चार्ल्स लॉ को, या फिर द्रव्यमान संरक्षण नियम को? तो अगर हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है जिसको हम उष्मागति का पहला नियम कहते हैं, वो कहते हैं किसको? तो वो होता है आपका ऊर्जा संरक्षण नियम को। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 को लेकर के। लैक्टोमीटर दूध के नमूनों की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर जो तरल पदार्थ के घनत्व की निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किस सिद्धांत पे वर्क करता है? यानी कि यहां से हमें ये पूछा जा रहा है कि लैक्टोमीटर और ये जो आपका है हाइड्रोमीटर वो किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है आर्किमिडीज, सेकेंड ऑप्शन है विशेष सापेक्षता, थर्ड ऑप्शन है आपका सापेक्षता, और फोर्थ ऑप्शन है अनिश्चितता। तो अगर हम बात करेंगे ये जो लैक्टोमीटर और आपका जो हाइड्रोमीटर है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 को लेकर के। ये है आपका इलेक्ट्रिक रूम हीटर, यानी कि ये जो हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली को क्या कहते हैं? यानी कि जो रूम हीटर होता है उसमें प्रयुक्त तार की जो कुंडली है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सेल, फ्यूज, फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है स्विच, और फोर्थ ऑप्शन है एलिमेंट। तो अगर हम बात करेंगे इसमें प्रयुक्त जो तार होता है उसके जो आपके तार होती है उस तार की कुंडली को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेल क्या होता है? सेल यानी कि आपका जो सिंगल सेल, यानी कि ये जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं सेल। फ्यूज, फ्यूज जो होता है आपके सर्किट में, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए फ्यूज का यूज होता है। स्विच क्या होता है? स्विच होता है यानी कि कोई सर्किट क्लोज है या ओपन है, यानी कि क्लोज ओपन जो है वो हम करते हैं किससे? तो ये स्विच से करते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 को लेकर के। यदि किसी वस्तु की गति वेग स्थिर है तो उसकी गति डैश होगी, यानी वेग वेग स्थिर है तो उसकी गति डैश होगी, यानी स्थिर वेग है तो स्थिर वेग है तो उसकी गति जो होगी वो क्या होगी? समान होगी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। वो है क्या आपका? जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाता है तो उसे डैश पर करने वाला यात्रा कहा जाता है। यानी कि ध्वनि की गति से अधिक, ध्वनि की गति से अधिक हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अवधिक, जो सेकंड ऑप्शन है पराध्विक, तो थर्ड ऑप्शन है आपका प्रासरभ, और फोर्थ ऑप्शन है वन मैक। तो अगर हम बात करेंगे ध्वनि से गति अधिक हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राध्वनिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 को लेकर के। ये कहता है एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया जाता है तो उसकी गति नियंत्रित करने के लिए डैश बल होता है। तो अगर हम बात करेंगे यानी कि उपग्रह को, यानी किसी सैटेलाइट्स को अगर किसी कक्षा में लॉन्च करना होता है, सेट करना होता है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, थर्ड ऑप्शन है लॉन्च, थर्ड ऑप्शन है आपका ईंधन चालित, और फोर्थ ऑप्शन है ऊंची शक्ति। तो अगर हम बात करेंगे उपग्रह को अगर आपको लॉन्च करना है तो उसकी गति को नियंत्रण कौन करता है? तो वो करता है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि उस जहां पे उसको लॉन्च करना है उसका जो आपका ग्रेविटी होगा वो उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ये होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को लेकर के। ये क्या है? देखिए आपका दो क्रमागत शीर्षों के बीच जो क्षैतिज दूरी होती है, यानी कहने का मतलब है, देखिए ये चीज बोला जा रहा है आपको, यानी कि अगर हम बात करेंगे दो क्रमागत शीर्षों यानी कि ये और ये, ठीक है, इसके बीच यानी कि इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? दो क्रमागत, ये एक हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। इसके बीच जो डिस्टेंस होगा, इसके बीच यानी ये और ये, इसके बीच के जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको पहला ऑप्शन है तरंग ऊंचाई, सेकंड ऑप्शन है तरंग काल, थर्ड ऑप्शन है आपका तरंग आवृत्ति, और फोर्थ ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य।
तो जो आपके जो शीर्षों के बीच या फिर जो गर्त के बीच की जो लंबाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर होती है तरंग ऊंचाई। तरंग ऊंचाई क्या होती है ना, तरंग ऊंचाई हम बोलते हैं इस लेंथ को, एम्पलीट्यूड को बोलते हैं, इस लेंथ को हम बोलते हैं तरंग ऊंचाई। तरंग काल क्या होता है, तरंग काल होता है यानी कि जो आपका वन टाइम पीरियड होता है, यानी कि अगर हम बात करेंगे यहां से शुरू हुआ है तो ये चीज ये होता है आपका वन टाइम पीरियड, यानी कि वो वन कंप्लीट साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट साइकिल को हम बोलते हैं तरंग काल, वन टाइम पीरियड। ठीक है। अब तरंग आवृत्ति यानी कि हर्ट्ज, यानी कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड्स में जितने भी, यानी कि 1 सेकेंड में कंप्लीट ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, तरंग आवृत्ति बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 को लेकर के। क्या है 79? तो डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात को मिला करके डैश बनते हैं। यानी डाल्टन्स के लॉ के हिसाब से परमाणु की यानी कि छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिला करके क्या बनते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन, अणु, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोटॉन या यौगिक। तो अगर हम जानते हैं कि परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, तो परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, आपका यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट। न्यूट्रॉन जानते हैं आप, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या होते हैं, तो किसी भी एटम्स के जो 3 सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स होते हैं जिसमें होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अणु की अगर हम बात करेंगे तो अणु होता है एटम्स, यानी कि किसी भी जो मैट्रिक्स होती है उसकी स्मॉलेस्ट इंटाइटी को, यानी कि किसी भी जो आपकी पदार्थ होती है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, तो अणु बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए 79 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 को लेकर के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को हमें यहाँ पे चुनना है। फर्स्ट ऑप्शन है धातुओं का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ये सही है, गलत ऑप्शन को चुनना है। जो आपका बी है ऑटोमोबाइल के निर्माण के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन। श्वसन के दौरान जीवित प्रणाली धातु को अंदर ग्रहण करती है, यानी कि अगर आप सांस लेते हो तो उसमें आप धातु को अंदर ग्रहण करते हो क्या? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 को लेकर के। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितनी होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 12 होगी, 8 होगी, 10 होगी या 14 होगी? तो अगर हम बात करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू तो वो होती है 10, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे पीएच वैल्यू तो ये पीएच वैल्यू जो है वो लाई करती है 0 से लेकर के 6, 7, यानी 6, 7 और ये 14। अगर हम बात करेंगे 0 से 6 तो ये होता है आपका अम्लीय, यानी ये होता है आपका अम्ल। ये अगर हम बात करेंगे तो ये होता है आपका उदासीन होता है, ये यानी कि न्यूट्रल होता है ये स्टेज 6 to 7। और अगर हम बात करेंगे 7 to 14 तो ये वाला होता है आपका क्या? तो ये होता है आपका क्षारीय वाला प्रवृत्ति वो रखता है, ये वाला क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में होती है, उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है? क्षारीय होती है। 6 और 7 के बीच में जो होती है वो उदासीन। और अगर हम बात करेंगे अम्ल तो 0 से लेकर के 6 के बीच में जिसकी पीएच वैल्यू होती है वो अम्ल होता है आपका। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 को लेकर के। सिनेवार निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सिनेवार, सिनेवार किसका अयस्क है? सोना का, पारा का, प्लेटिनियम का या फिर गैलियम का? तो अगर हम बात करेंगे सिनेवार तो सिनेवार होता है किसका? तो ये आपका पारा का होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 को लेकर के। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप एलोट्रॉप्स नहीं है? कार्बन का अपरूप नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए है ट्राइसल्फर, बी है हीरा, सी है कौन सा? लॉस डेलाइट और जो डी है ग्रेफाइट। तो अगर हम बात करेंगे कार्बन के कौन से अपरूप नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका ट्राइसल्फर है ये अपरूप नहीं है। अगर हम बात करेंगे हीरा तो हीरा बिल्कुल है। अगर हम बात करेंगे लॉस डेलाइट्स का तो ये भी बिल्कुल कार्बन के अपरूप होते हैं। लॉस डेलाइट क्या होता है? तो ये एक तरह का क्या होता है? हीरा ही होता है। क्या होता है ये? हीरा। ये कौन सा हीरा होता है? तो ये षष्टकोणीय हीरा, यानी जिसको हम बोलते हैं क्या? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल डायमंड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल होते हैं डायमंड, हेक्सागोनल डायमंड्स को हम क्या बोलते हैं? तो ये जो हेक्सागोनल डायमंड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉस डेलाइट्स बोलते हैं। और ग्रेफाइट जो कि आपका होता ही है। तो अगर हम बात करेंगे ये ट्राइसल्फर जो होता है, ये ट्राइसल्फर जो है ना ये सल्फर के अयस्क होते हैं। किसके होते हैं? तो सल्फर के, यानी कि सल्फर के ये क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। और ये जो आपके ट्राइसल्फर है ना इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम हाई ओजोन के नाम से भी
जानते हैं, थाइओजोन S3 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये ट्राइसल्फर को हम ट्राइसल्फर या फिर इसको हम बोलते हैं थाइओजोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि किसका अयस्क होता है, जो कि किसका अप्रूव होता है, तो ये सल्फर का अप्रूव होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 को लेकर के। 84 यानी कि परमाणु क्रमांक 31 वाला कौन सा रासायनिक बल तत्व है, यानी कि यहाँ पे हमें ये चुनना है कि किसका परमाणु क्रमांक जो है वो 31 है, एल्युमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का या फिर थैलियम का। तो अगर हम बात करेंगे 31, तो 31 किसका होता है, गैलियम का होता है। अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का होता है 13 आपका। अगर हम बात करेंगे इंडियम का, तो इसका कितना होता है, तो ये होता है आपका 49। और इसकी बात करेंगे थैलियम का, तो इसका होता है 81। तो अगर हम बात करेंगे ये जो आपके एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये चारों के चारों जो एलिमेंट्स हैं तो किस ग्रुप के हैं, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 को लेकर के, निम्नलिखित में से किस तत्व का लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे ये कौन सा तत्व जो है वो लवण में सबसे अधिक घुलनशील होते हैं, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम या फिर पोटेशियम। तो अगर हम बात करेंगे जो सोडियम्स होते हैं वो अधिक घुलनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 को लेकर के। ये क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण कौन सा है इसमें, ये आपको चुनना है। फर्स्ट ऑप्शन है दूध, सेकंड है कुहासा, थर्ड है रन और फोर्थ ऑप्शन है बादल। तो अगर हम बात करेंगे इमल्सन का, तो इमल्सन का जो एग्जांपल होता है वो कौन है, दूध है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 को लेकर के। ये क्या है आपका, मेगापार्टा नोवा एंग्लिया का सामान्य नाम क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है ये आपको चुनना है। फर्स्ट है आपका अफ्रीकी जंगली बिल्ली भंवरा, थर्ड है आपका वृक्ष मेढक और फोर्थ है कुबर वाली व्हेल। तो अगर हम बात करेंगे ये जो मेगापार्टा नोवा एंग्लिका है जो है वो किसका है, तो ये कुबर वाली व्हेल का होता है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 को लेकर के। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का युग्म नहीं है, सूक्ष्म पोषक तत्व का युग्म नहीं है, ये चीज हमें चुनना है। तो अगर हम बात करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि आपका जो है मैक्रो जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसका युग्म नहीं है। अगर हम बात करेंगे आयोडीन खनिज तो ये बिल्कुल है। अगर हम बात करेंगे ये क्या है, तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे कैल्शियम और वसा, देखिए वसा जो है ना ये मैक्रो नहीं होते हैं, ये जटिल होते हैं, यानी कि जटिल पोषक तत्व के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 को लेकर के। क्लोरेला किस पोषक तत्व के भरपूर होते हैं, क्लोरेला में किस पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन है रफेज, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या फिर प्रोटीन। तो अगर हम बात करेंगे ये जो आपका क्लोरेला होता है इसमें जो है प्रोटीन जो है ना भरपूर मात्रा में होते हैं। प्रोटीन के अलावा इस क्लोरेला में जो है ना वो क्या होते हैं, मिनरल्स यानी खनिज, और जो अगर हम बात करेंगे विटामिन, तो ये विटामिन इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये एक्चुअली में होता क्या है, तो अगर हम बात करेंगे ये क्या है, तो एक तरह का शैवाल है, क्या होता है ये शैवाल है, ग्रीन शैवाल, हरी शैवाल है, ये हरी शैवाल, जिसके अगर हम बात करेंगे तो ये एक कोशिका वाला जो है ना ये ग्रीन शैवाल, हरी शैवाल होता है। जो अगर हम बात करेंगे कहाँ पे, तो ये मीठे पानी में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, मीठे पानी में ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और जिसमें जो है भरपूर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है और विटामिन पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 को लेकर के। किस विटामिन की कमी से जीभ में झुनझुनी, खून की कमी, त्वचा पर सफेद और मुंह में छाले, सांस लेने में तकलीफ वगैरह होती है, तो ये कौन से विटामिन की कमी से होती है, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ई या फिर विटामिन B1। तो अगर हम बात करेंगे ये सब जो लक्षण है वो किस विटामिन की कमी के कारण देखने को मिलता है, ये विटामिन B12 की कमी के कारण हमें देखने को मिलता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, जो कि है आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग होता है, प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है महिलाओं में, यानी कि अगर हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन सा होता है, कौन सा फैलोपियन ट्यूब्स होता है या अंडाशय होता है या गर्भाशय होता है या फिर योनि होता है। तो अगर हम बात करेंगे फीमेल का जो होगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो ये कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी अंडाशय जो होता है बिल्कुल होता है, जो कि आपका बी जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं अगर हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में, तो जो आपके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें फैलोपियन ट्यूब्स यानी जहां पे एग जो है स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं यानी डिम
और शुक्राणु जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, फ्लैपेन ट्यूब्स में मिलते हैं, गर्भाशय। यानी कि जो आप डिम्ब और स्पर्म्स जो मिल गए, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। और योनि की अगर हम बात करेंगे तो सेक्स ऑर्गन की जो ओपनिंग होती है, यानी कि सेक्स फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होती है उसकी जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को लेकर के। फूल के बीज में मौजूद पीली डस्ट को क्या कहते हैं, स्टोमेटा, पराग या शुक्राणु या जाइगोट, जाइगोट क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा पराग, यानी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ये कहते हैं स्टोमेटा, यानी कि जो आपके पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि पत्तियों आपके नहीं, यानी कहने का मतलब पेड़ पौधा के जो पत्तियों में पाया जाता है स्टोमेटा। शुक्राणु यानी कहने का मतलब है जिसको आप स्पर्म्स बोलते हैं, जिसको आप मेल बोल सकते हो, यानी कि ये क्या होता है आपका मेल में पाया जाने वाला होता है। और जाइगोट यानी कहने का मतलब है, यानी कि जब एग यानी डिम्ब और स्पर्म्स यानी शुक्राणु मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 को लेकर के। उस विकल्प की पहचान करें जो प्रकेंद्रिक कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता। प्रकेंद्रिक कोशिका किसको बोलते हैं जानते हैं? ये जो केंद्रिक कोशिकाएं होती है, इसका क्या मतलब है, जिसमें जो केंद्रक होते हैं ना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए होते हैं। और ऐसे कोशिका को हम क्या बोलते हैं, प्रकेंद्रिक कोशिकाएं जो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस यानी कि जो आपके केंद्रक होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, उसमें कुछ चीज की कमी हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होता है, जैसे क्रोमोप्लास्ट वगैरह नहीं पाया जाता, उसमें गोल्जी बॉडीज वगैरह उसमें नहीं पाया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे ऐसा ऑप्शन विकल्प को चुनना आपका माइक्रोप्लाज्म, या फिर नील शैवाल शुक्राणु, या फिर आपके हैं कौन सा ये है आपका फ्लूरो न्यूमे न्यूमेयासाम सूक्ष्मजीव। तो अगर हम बात करेंगे यानी कि इसमें कौन सा वर्णन नहीं करता है, इस चीज को हमें चुनना है। तो इसमें ही पाया जाता है, इसमें भी और इसमें भी। ये सब क्या है, तो ये आपके प्रकेंद्रिक कोशिकाएं होते हैं। लेकिन शुक्राणु अगर हम बात करेंगे तो ये शुक्राणु जो है वो प्रकेंद्रिक कोशिकाएं नहीं होती है। इसमें जो है क्या क्या न्यूक्लियस जो है पूर्ण डेवलप होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इसमें पाया जाता है। यानी कि 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर्स के आविष्कार का नाम है। यानी कि किसने माइक्रो प्रोसेसर्स का आविष्कार किया था। यानी माइक्रो प्रोसेसर यानी कहने का मतलब है जो आपके लैपटॉप वगैरह में जो प्रोसेसर होता है, जैसे बोलते हो ना आप लोग कि हमारा प्रोसेसर इंटेल है, या फिर जो आप बोलते हैं राइजन वगैरह है, तो यानी कि जो पहला प्रोसेसर बना था इंटेल प्रोसेसर, उसी को बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। यानी ये माइक्रो प्रोसेसर यानी फर्स्ट टाइम यानी इंटेल जो आया था, इंटेल 4004 लेकर के आया था। कब, तो ये 1971 में लेकर के आया था। इसको लेकर के आने वाले कौन थे, तो 4 साइंटिस्ट थे। यानी कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो रोबोटनियस, गार्डन मूर, या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें से कोई ऐसा साइंटिस्ट का नाम दिया ही नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी इसको जो लाने वाले साइंटिस्ट थे वो 4 थे। कौन से, तो एक इतालवी के थे, इतालवी के एक इंजीनियर थे जिनका क्या नाम था, तो फेडरिको फेडरिको फागिन का नाम से जानते हैं, एक थे, एक इतालवी के। अमेरिकन थे, कुछ अमेरिकन जो थे आपके 2 इंजीनियर थे जिनका क्या नाम था, तो अमेरिकन इंजीनियर की बात करेंगे जिसमें अगर हम बात करेंगे मार्सियन हॉफ थे एक, और दूसरा मार्सियन हॉफ, और एक थे कौन हमारे, तो एक थे स्टालिनी कौन से, मोजैक। और अगर हम बात करेंगे एक थे कौन, तो एक थे हमारे जापान के इंजीनियर थे, जापान के इंजीनियर जिनका नाम क्या था, तो उनका नाम था मासातोशी सीमा। यानी कि ये चारों मिलकर के जो है इस इंटेल प्रोसेसर को सबसे पहले खोजा था। और ये इंटेल प्रोसेसर 4004 जो कि 1971 में खोजा गया था सबसे पहले, किनके द्वारा, तो इन चारों ने मिलकर इस चीज को क्या किया था, डिस्कवर किया था। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 को लेकर के। सिम का पूरा नाम क्या है, यानी जो सिम होता है उस सिम का पूरा नाम क्या है। तो अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स, सेकंड ऑप्शन है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, और थर्ड ऑप्शन है सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, और फोर्थ ऑप्शन है सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। तो अगर हम बात करेंगे सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस को लेकर के, मैथ्स के पोर्शंस को लेकर के। चलिए हम बात करते हैं, फर्स्ट है आपका ए और बी का रेशियो दे रखा है हमें, यानी कि A:B हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, 1.2 ये दे रखा है। यहाँ पे हमें B और C का रेशियो दे रखा है 1.5:2 का।
और सी और डी का रेशियो दे रखा है हमें 2:3 का, तो हमें यहाँ पे बी और डी का रेशियो दे ढूंढना है हमें। चलिए देखिए, यहाँ पे बी है आपका कितना 2 और यहाँ पे बी कितना आपका 1.5। तो चलिए बी अगर दोनों जगह है तो रेशियो सेम होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ अगर 2 है और यहाँ पे क्या है 1.5 है, यानी कि दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर लो आप, इस रेशियो में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए और बी का जो नया रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कितना 3:2, ये हो जाएगा 3, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखोगे तो कुछ आपका आएगा, जो कि आएगा कितना आपका 15 दूनी 23 और 15 और 3 18, यानी समथिंग ये आएगा आपका, यानी कि यहां से देखा जाए तो 18:3 का रेशियो आएगा। चलिए, और यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा 3:4 का रेशियो हो जाएगा। ये किसका है, तो B:C का है और ये A:B का है आपका। अब देखिए C:D, ये कितना है आपका 2:3 है। अब देखिए यहाँ पे C है 4 और यहाँ पे C है कितना 2, तो अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो अगर हम यहाँ पे C को 2 लाना होगा 4 करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 4:6 का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए D हो गया कितना 6 और हमें निकालना है B कितना है आपका, B है आपका 4, तो यानी कि B और D का जो रेशियो हो जाएगा 4:6, यानी कहने का मतलब है ये 2:3, कोई दिक्कत, यानी कि 2:3 होगा। कौन सा होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन क्या है आपका, 6 पुरुष और 8 महिलाओं एक काम को 14 दिन में करता है, उसी काम को 8 पुरुष और 12 महिलाएं 10 दिनों में करता है, तो हमें बताना है यदि एक आदमी अकेले काम को करे तो उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए टोटल काम, यानी कि पहले केस में और दूसरे केस में जो टोटल वर्क होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहां से, अगर हम 6 मेल और प्लस 8 फीमेल जो टोटल काम है वो 14 डेज में करते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे 8 मेल प्लस 12 फीमेल जो है उस काम को 10 दिनों में करता है, यानी कि ये टोटल वर्क और ये टोटल वर्क इक्वल होगा। तो चलिए हम यहां से बात करेंगे तो ये होगा आपका कितना 84 M और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 112W और यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 80M और ये हो जाएगा आपका कितना 120W। तो चलिए अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये 4M इज इक्वल्स टू, और इसको अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 8W, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं M इज इक्वल्स टू 2W, यानी कहने का मतलब है जितना एक मेल काम करेगा उतना ही काम क्या करेगा 2 फीमेल करेगा। इतना तो हमें पता चल गया, जितना एक मेल करेगा उतना ही काम क्या करेगा 2 फीमेल करेगा। कोई दिक्कत यहां तक में, यानी एक मेल की जो कैपेसिटी होगी उतना ही कैपेसिटी होगी किसकी 2 फीमेल की। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, तो एक आदमी के काम को हमें पूछा जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं जरा सा इसी इक्वेशंस को लेते हैं। चलिए इसी इक्वेशंस को लेकर के, और जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां से देखोगे कि टोटल काम कितना है आपका, यानी अगर हम देखें यहां से तो टोटल वर्क हो जाएगा, मेल की जगह पे 2M कर लेते हैं, यानी कि 12 वुमेन्स और ये हो जाएगा आपका कितना 8 वुमेन्स और ये 14 है, 14 दिन में करते हैं, यानी कि यहाँ से 20 वुमेन्स इंटू 14 यानी कितना हो जाएगा 14 दूनी 280 वुमेन्स जो है इतना होकर 280 दिन लगेगा अगर एक महिला काम करेगी तो कंप्लीट करने में। हमें पूछा जा रहा है पुरुष के बारे में, तो अगर हम जानते हैं कि महिला जो है वो कितना है, तो 2 महिला 1 पुरुष के इक्वल है, यानी कि जो आपको जो पुरुष को काम करने में लगेगा वो कितना लगेगा, इसका आधा लगेगा, यानी कि कितना 140 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 को लेकर के। किसी गांव की जनसंख्या इतनी थी, उसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले वर्ष में कितनी की वृद्धि 20%, यानी देखिए वृद्धि वाली बात करते हैं ना, परसेंटेज में वृद्धि। देखिए पहले वर्ष में 20% की वृद्धि, यानी 20% की वृद्धि तो हो गई कितनी, तो हो गई कितनी 1/5, यानी कि कितनी 6/5। ठीक है, वृद्धि 30% की वृद्धि, यानी 30% की वृद्धि करने के बाद हो गई कितनी, तो ये हो गई 13/10। अब था कितना, इतना कितना 4 लाख। ठीक है, अब इसमें वृद्धि हुई पहले वर्ष में इतना, दूसरे वर्ष में इतना। अब देखिए जब आप इसको कट करोगे तो कट करने के बाद जो आपको आने वाला है वो कितना आने वाला है, तो ये आने वाला है 624,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 को लेकर के, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को लेकर के, यदि विक्रय मूल्य इतना रुपया है, 16% की हानि होती है, यदि 8% की छूट देने के लिए 15% लाभ होता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य, यानी कि बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को जो है इतना बेचा गया तो 16% की हानि हो जाती है, तो हम उस वस्तु को कितना में बेचे, यानी कि उस वस्तु पे कितना अंकित करें मूल्य, ताकि हम 8% छूट देने के बाद भी 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में ना हम देखिए, अगर हमें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में पहुंचना होता है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं, ठीक है, और अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में पहुंचना होता है तो हम होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए 16% की हानि, यानी हानि 16% की हो रही है, यानी एक्चुअली में कितना 4 बट्टे इसको हम 25 लिख सकते हैं, हानि हो रही है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, बताइए जरा सा, 21 बट्टे 25 होगा आपका, कोई दिक्कत यहाँ तक में, यानी हानि हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 21 बट्टे 25, इतना तो कंफर्म है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है 15% का लाभ भी हो रहा है, यानी 15% का लाभ, यानी कि यहाँ से हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बट्टे 20, यानी कि लाभ हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 23 बट्टे 20, कोई दिक्कत यहाँ तक में, ये चीजें क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा आपका ये 4 चौक 16, 25 चौका 100, यानी कि 21 बट्टे 20, और ये हो जाएगा 21 बट्टे 25, यानी 23 बट्टे 20। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतना में बेचा गया है, तो हमें क्रय मूल्य पहुंचना है, हानि हो रही है इतना का, यानी कि होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत, होल वैल्यू का उल्टा गुना, फिर बोला जा रहा है कि 15% के लाभ में हमें बेचना है, यानी कि ये क्रय मूल्य है, और हमें जानते हैं कि ये क्या होता है आपका, ये है आपका क्या, लाभ में बेचना है, यानी कि हमें विक्रय में पहुंचना है, यानी कि ये हो गया 23 बट्टे आपका कितना, तो ये हो गया 23 बट्टे 20, कोई दिक्कत, क्लियर है चीजें। अब चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जरा सा इसको लेकर के, अब देखिए क्या है कि 8% की हमें छूट भी देना है, तो 8% की छूट यानी कितना छूट, देखिए 8% की छूट, यानी यहां से अगर हम बात करेंगे तो इसको आप करोगे तो ये 4 बट्टे 20 होगा आपका, ये कोई दिक्कत, यानी कि 2 बट्टे 20, नोटिस 8 बट्टे 100, यानी कि अगर हम बात करेंगे ये 2 25, यानी कि ये कितना हो जाएगा छूट, यानी कि 23 बट्टे 25, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो देखो ये चीज हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये 25 बट्टे 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में, ये 23 से 23 गया, ये कटा यहाँ से, यानी कि ये 40, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब देखो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ये चीजें गया 20 हो गया आपका, ये 20 दूनी 40, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में, क्लियर है चीजें। अब चलिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये चीजें हो जाएगा कितना आपका, ये 8 बार में ना 80 हो जाएगा ना, ये ओह सॉरी 80 होगा ये आपका, तो ये हो गया आपका कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4 बार में, तो ये हो गया 2500 का 100 और इंटू 25, यानी कितना हो जाएगा ये 2500, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कृष्णा एक कुल व्यय का इतना रुपया है, ठीक है, अब प्रति माह वेतन इतना रुपया है उसका, तो वो प्रति माह कितना बचत करती है, यानी कि देखो एक वर्ष में कृष्णा का कुल आय इतना है, एक वर्ष में है, तो एक महीने का आय हम निकाल लेते हैं, तो ये इतना है कुल, एक वर्ष का है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा बताओ जरा सा, तो यहां से अगर हम कट करेंगे इसको तो देखिए तो जरा सा कितना हो जाएगा ये 36 60 12 पंजे 60, यानी कि ये 35,000 रुपया। अब देखिए इतना वो उसका मासिक वेतन है और इतना वो व्यय कर लेता है, तो एक्चुअली में वो प्रति माह कितना बचाता है, तो भाई 10,000 रुपया बचाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।